देखो, एसडब्ल्यूपी में रियल रिस्क मार्केट क्रैश नहीं बल्कि गलत फंड सिलेक्शन होता है। लोग बिना रोलिंग रिटर्न्स और डाउनसाइड प्रोटेक्शन चेक किए एसडब्ल्यूपी शुरू कर देते हैं और फिर 5-7 साल में ही उनका प्रिंसिपल खत्म होना शुरू हो जाता है। जबकि एसडब्ल्यूपी का गोल होता है कि आपका पैसा कम से कम 20 साल तक तो सरवाइव करे। इसलिए आज इस वीडियो में मैं एसडब्ल्यूपी के लिए 3 बेस्ट फंड्स बताऊंगी, एक लो रिस्क, एक मीडियम रिस्क और एक हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए। वीडियो में मैं एक ऐसी प्रो एसडब्ल्यूपी टिप भी शेयर करूंगी जिससे आप कभी भी एसडब्ल्यूपी के लिए गलत फंड चूज नहीं करोगे। तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सब पॉइंट्स समझने की कोशिश करना। मैंने कुछ टाइम पहले भी एसडब्ल्यूपी के लिए 3 बेस्ट फंड्स की ये एक वीडियो बनाई थी और आज मैं 3 और फंड्स शेयर कर रही हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले फंड्स अब सही नहीं है, वो भी बेस्ट ही हैं। बस कई बार क्या होता है कि वो कैटेगरी, फंड हाउस या रिस्क प्रेफरेंस आपके गोल से मैच नहीं करती, इसलिए अलग अलग ऑप्शंस का होना बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो के बाद एसडब्ल्यूपी के लिए अब आपके पास टोटल 6 बेस्ट फंड्स हो जाएंगे और फिर आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से इनमें से कोई भी फंड चूज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट फंड से, जो कि एक लो रिस्क हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। इस फंड का नाम है कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड। अब करते हैं इस फंड का एनालिसिस और सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स देखते हैं। ये फंड 13 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। एट प्रेजेंट इस फंड का AUM 9022 करोड़ के आसपास है, जो कि इक्विटी सेविंग्स फंड्स की कैटेगरी में सेकंड हाईएस्ट है। देन एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.67% है, जो कि कैटेगरी के एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.69% के आसपास ही है। फंड का बेंचमार्क निफ्टी इक्विटी सेविंग्स इंडेक्स है, जिसके बेसिस पर इसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है। उसके बाद इस फंड की एग्जिट लॉट पॉलिसी भी सिंपल है। अगर आप इन्वेस्ट करने के 90 दिन के अंदर अंदर ही अपनी यूनिट्स बेचते हो तो 1% एग्जिट लॉट लगेगा, उसके बाद कोई चार्जेस नहीं लगते। अब बेसिक डिटेल्स के बाद बात करते हैं फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। ये फंड मेनली आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज के थ्रू इनकम जनरेट करता है, जहां कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाया जाता है। इसका मतलब है कि स्टॉक को स्पॉट मार्केट में खरीदा जाता है और फिर फ्यूचर मार्केट में उस स्टॉक को बेचा जाता है। फिर जो प्राइस डिफरेंस होता है वो फंड का रिटर्न होता है। इसके अलावा ये फंड कुछ अमाउंट अनहेज्ड इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है। इक्विटी सिलेक्शन के लिए ये फंड टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच का कॉम्बिनेशन यूज करता है, जिससे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स को पिक किया जाता है, वो भी रीजनेबल वैल्यूएशंस पर। इसके अलावा ये फंड आईपीओस, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में भी एक्सपोजर ले सकता है और कभी कभी कोटक म्यूचुअल फंड या अदर एएमसी स्कीम्स में भी इन्वेस्ट करता है। तो ओवरऑल ये फंड लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको आर्बिट्राज से स्टेबिलिटी मिलती है और अनहेज्ड इक्विटी से एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर और इस फंड के पोर्टफोलियो का एनालिसिस करते हैं। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 66.61% एलोकेशन इक्विटी में है, 13.97% डेट में और 19.42% अदर इंस्ट्रूमेंट्स में है। देन पोर्टफोलियो में टोटल 84 स्टॉक्स हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज अराउंड 70 स्टॉक्स के आसपास है। यानी कि फंड अपना रिस्क एक दो स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, बल्कि ज्यादा कंपनीज में स्प्रेड करके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन देता है और ये लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। लार्ज कैप एलोकेशन 45.59% है, मिड कैप 7.06% और स्मॉल कैप 5.2% के आसपास है। ऑलमोस्ट कैटेगरी के बराबर ही है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा ज्यादा फोकस लार्ज कैप्स पर है और सिर्फ थोड़ा सा ही एक्सपोजर मिड और स्मॉल कैप्स में है, ताकि एक्स्ट्रा रिटर्न्स आ सके, वो भी बिना रिस्क को इंक्रीज करे। देन टॉप होल्डिंग्स देखें तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, इंडस टावर्स और हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टेबल कंपनीज हैं। इसके बाद सेक्टर एलोकेशन का डेटा देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का है 19.42%, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशंस 9.9%, देन ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स का 7.56%, फिर एफएमसीजी 4.9%। बाकी सेक्टर्स का एलोकेशन भी आप यहाँ पर एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। कुल मिलाकर फंड का मैक्सिमम एलोकेशन उन कंपनीज एंड सेक्टर्स में है जो रिलेटिवली स्टेबल रहती हैं और कम रिस्क में अच्छे रिटर्न्स देती हैं। अब करते हैं इस फंड के रिटर्न्स का एनालिसिस। शुरू करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न से। ट्रेलिंग रिटर्न से पता लगता है कि इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में एक्चुअल ग्रोथ कितनी मिल सकती है। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 10.99% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कैटेगरी के 8.58% से बेटर है। देन लास्ट 2 ईयर्स में 13.41% के रिटर्न्स हैं और यहाँ भी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में फंड की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो तो हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपनी कैटेगरी से अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एंड ऑल ओवर भी इस फंड के रिटर्न्स डिफरेंट टाइम पीरियड्स में काफी स्टेबल रहे हैं। अब देखते हैं इस फंड के पिछले 5 सालों के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स। यहाँ पर भी इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से काफी बढ़िया परफॉर्म किया है।
इवन 2025 में मार्केट स्लोडाउन के बावजूद इस फंड के रिटर्न्स 8.71% रहे हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज है सिर्फ 6.04%। इसका सीधा सा मतलब है कि फंड एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के टाइम में भी डाउन साइड को कंट्रोल करते हुए स्टेबल रिटर्न्स देता है, जो एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि एसडब्ल्यूपी में हमारा मेन फोकस अच्छे रिटर्न्स के साथ साथ डाउन मार्केट में प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी भी होती है, तो ये फंड उस लिहाज से बहुत अच्छा है। अब फंड की रिटर्न्स कंसिस्टेंसी के लिए इसके रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस करते हैं। रोलिंग रिटर्न्स के लिए मैंने इस फंड के सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स को 3 इयर्स की साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। साथ में इन रिटर्न्स को मैंने कैटेगरी से भी कंपेयर किया है। अगर आप यहाँ पर देखो तो फंड के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स हैं 10.28%, जबकि कैटेगरी के इससे आधे हैं, सिर्फ 5.61%। देन मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न्स में भी फंड कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बुल फेज में जहां फंड के मैक्सिमम रिटर्न्स 6.74% तक गए हैं, वहीं कैटेगरी के सिर्फ 12.33% तक गए हैं। देखो, जब भी आप कभी एसडब्ल्यूपी के लिए कोई फंड चूज करो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि रोलिंग रिटर्न्स में उस फंड के जो मिनिमम रिटर्न्स हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कभी घटे ना। रिटर्न्स कम हो चल जाएगा, अमाउंट कम बढ़ेगा, बट वो घटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। यही वो प्रो टिप है जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी। अब अगर आप यहाँ पर इस फंड का डेटा देखो तो बियर मार्केट में इसके मिनिमम रिटर्न्स 2.10% तक गए हैं। मतलब गिरती हुई मार्केट में भी इस फंड के रिटर्न्स पॉजिटिव ही हैं, जबकि कैटेगरी के मिनिमम रिटर्न्स हैं -3.26%, नेगेटिव है। तो उस हिसाब से ये फंड एसडब्ल्यूपी के लिए बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर आप रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा देखें तो यहाँ पर इस फंड में आपको कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। 100% ऑफ द टाइम्स रिटर्न्स पॉजिटिव ही होंगे, जबकि कैटेगरी में 3.48% ऑफ द टाइम्स नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा इस फंड के रिटर्न्स ज्यादातर 10 से 15% की रेंज में रहे हैं, जबकि कैटेगरी के 0 से 8% की रेंज में। तो रोलिंग रिटर्न्स में तो ये फंड हर पॉइंट पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्लस हर जगह अपनी कैटेगरी के रिटर्न्स को काफी अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है। डाउन मार्केट में भी अच्छी प्रोटेक्शन दे रहा है। कुल मिलाकर बहुत ही स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं इसके। अब एक बार मैं आपको इस फंड के एसआईपी रिटर्न्स और दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने इसके एसआईपी रिटर्न्स का डेटा लिया है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का। अगर आप देखो तो फंड ने बिल्कुल स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाई है। हर एक टाइम फ्रेम में 11 से 12% का XIRR दिया है। अब दिखने में आपको हो सकता है कि ये रिटर्न्स कम लग रहे हों, लेकिन पिछले 10 सालों में मार्केट वोलेटिलिटी को देखते हुए लो रिस्क कैटेगरी के हिसाब से बहुत बढ़िया रिटर्न्स हैं। प्लस जब आप लॉन्ग टर्म के लिए और कंसिस्टेंटली हर महीने एसआईपी करोगे ना, देन नो डाउट एंड में आपको रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। अब आपको एक बार मैं इस फंड की एसडब्ल्यूपी कैलकुलेशंस और दिखा देती हूँ कि अगर आपने 1 जनवरी 2016 को इस फंड में लमसम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और फिर 5 साल बाद यानी कि नवंबर 2020 से हर महीने 10,000 रुपए की एसडब्ल्यूपी करते, तो अब तक आप टोटल 6 लाख रुपए विड्रॉ कर चुके होते। इसके बाद भी आपकी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू 18,84,582 रुपए होती, विद 10.44% एनुअल रिटर्न। तो लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड एक परफेक्ट मैच है, जो आपको आपके पैसे की सेफ्टी भी देगा, ग्रोथ भी और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स भी। और क्या चाहिए आपको बताओ। अब आता है हमारा सेकंड फंड जो मैंने हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स के लिए चूज किया है। ये फंड मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी का है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को मिनिमम 3 डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है और हर एसेट क्लास का एलोकेशन कम से कम 10% होना चाहिए। इस फंड का नाम है क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। शुरू करते हैं इस फंड का एनालिसिस और सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स देखते हैं। ये फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था, तो काफी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है इस फंड का। एट प्रेजेंट इस फंड का AUM 4056 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.63% है, जो कि कैटेगरी एवरेज के ऑलमोस्ट बराबर ही है। इस फंड का बेंचमार्क भी काफी यूनिक है, जिसमें 65% निफ्टी 500 TRI, 15% क्रिजल शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंडेक्स और 20% आइकॉम डेक्स कंपोजिट इंडेक्स का मिक्स है, जिससे इक्विटी प्लस डेट प्लस कमोडिटीज तीनों एसेट क्लासेस का कंपैरिजन एक सही बेस पर हो पाता है। अब अगर एग्जिट लॉट पॉलिसी बताऊं तो आप इन्वेस्ट करने के विद इन 15 डेज अगर अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हो तो 1% चार्ज लगेगा। इसके अलावा बाकी किसी भी ड्यूरेशन पर कोई भी एग्जिट लॉट नहीं है। अब बेसिक डिटेल्स के बाद बात करते हैं इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। इस फंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मल्टी एसेट नेचर है। ये फंड एक ही टाइप की इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं डालता, बल्कि इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड सिल्वर ETFs जैसे एसेट्स में 10% से 80% तक एलोकेशन कर सकता है।
इसके अलावा ये 0 to 30% तक एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में और 0 से 10% तक रीट्स एंड इन्विटीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कि इस फंड को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ताकि रिटर्न्स अपॉर्चुनिटीज भी मिले और रिस्क का बैलेंस भी बना रहे। फंड मैनेजर यहाँ पर एक अनकंस्ट्रेंड पोर्टफोलियो अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसका सिंपल सा मतलब है कि एसेट एलोकेशन कोई फिक्स्ड रूल के बेसिस पर लॉक नहीं होता। मार्केट की कंडीशंस, वैल्यूएशंस और ट्रेंड्स के हिसाब से पोर्टफोलियो एक्टिवली एडजस्ट होता रहता है। मतलब कि जब मार्केट में ग्रोथ का मौका होता है तो इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाया जाता है और जब रिस्क ज्यादा होता है तो एलोकेशन कमोडिटीज या डेट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसके साथ साथ क्वांट अपना VLRT फ्रेमवर्क और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टूल्स यूज करता है, जिससे मार्केट के रिस्क फैक्टर्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज को पहले आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। इस अप्रोच की वजह से फंड राइट टाइम पर करेक्ट एसेट क्लास में शिफ्ट करके रिस्क को कंट्रोल करता है और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। अब चलते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो पर। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग फंड का अराउंड 56.76% एलोकेशन इक्विटी में है, जिसमें 37.67% प्योर इक्विटी होल्डिंग्स है एंड 19.09% F&O होल्डिंग्स है। देन 10.16% एलोकेशन डेट में है और बाकी का 33.07% अदर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 18.28% एलोकेशन लार्ज कैप में है, 2.54% मिड कैप में और स्मॉल कैप में 0 एक्सपोजर है। इसका मतलब है कि ये फंड हाई रिस्क स्मॉल कैप्स में बेट नहीं लगाता और परफॉर्मेंस का बेस मेनली स्टेबल बिजनेस यानी कि लार्ज कैप्स पर ही होता है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो वो सिर्फ 17 है, जबकि कैटेगरी एवरेज अराउंड 64 है। यानी कि ये फंड फोकस्ड अप्रोच फॉलो करता है, बिना अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन के सिर्फ सेलेक्टेड स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट करता है। टॉप 10 स्टॉक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस फ्यूचर्स, L&T फ्यूचर्स, प्रीमियर एनर्जीज और LIC जैसी कंपनीज हैं। ये सब अपने सेक्टर्स में टॉप पर हैं और पोर्टफोलियो को अच्छी ग्रोथ दे रही हैं। अगर सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे डोमिनेंट सेक्टर है, जिसका एलोकेशन 21.63% है। उसके बाद कैपिटल गुड सेक्टर है, जिसका वेटेज है 6%। देन FMCG सेक्टर है विद 4.57% वेटेज। देन पावर 3.74%, रियल्टी 1.49% और कंज्यूमर सर्विसेज 1.14%। यानी कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। फंड सेलेक्टेड सेक्टर्स और सेलेक्टेड कंपनीज में फोकस्ड अप्रोच फॉलो करता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे टोटल स्टॉक्स सिर्फ 17 हैं। कुल मिलाकर फंड की स्ट्रेटजी ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन पर बेस्ड नहीं है, बल्कि हाई कन्विक्शन स्टॉक्स पर बेस्ड है, जहां लिमिटेड सेक्टर्स में ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ इन्वेस्ट किया जाता है। अब करते हैं इस फंड के रिटर्न्स का एनालिसिस और शुरू करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न से। डेटा देखें तो इस फंड ने लास्ट 6 मंथ्स में 10.64% के रिटर्न्स दिए हैं, लास्ट 1 ईयर में 15.49% के और लास्ट 2 इयर्स में 25.31% के। इसके अलावा बाकी टाइम फ्रेम्स में भी रिटर्न्स बहुत बढ़िया रहे हैं। ऑल ओवर सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 15.90% का CAGR दिया है। इन रिटर्न्स को अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो सिर्फ लास्ट 1 ईयर वाला टाइम फ्रेम छोड़कर बाकी सभी में इस फंड ने कैटेगरी से काफी अच्छा परफॉर्म किया है और बढ़िया मार्जिन से कैटेगरी रिटर्न्स को बीट भी किया है। लास्ट 1 ईयर में भी अगर आप देखो तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है रिटर्न्स में, सिर्फ कुछ पॉइंट्स का फर्क है जो उतना मैटर नहीं करता। कुल मिलाकर हर बार इस फंड के रिटर्न्स डबल डिजिट्स में रहे हैं और चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, फंड ने कंसिस्टेंटली अपनी कैटेगरी को बीट किया है। अब ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर हम रिसेंट 5 सालों का डेटा देखें तो फंड ने मार्केट रैलीज में जबरदस्त परफॉर्म किया है। जैसे कि 2021 में इस फंड ने 56.97% के बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, जबकि उस साल कैटेगरी एवरेज सिर्फ 24.49% था। तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में डबल रिटर्न्स दिए हैं इस फंड ने। फिर 2022 में भी जब मार्केट वोलेटाइल थी तब भी इस फंड ने 15.28% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न सिर्फ 6.15% थे। इसके अलावा 2023, 24 और 25 में भी इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि 2025 में थोड़ा सा फर्क है रिटर्न्स में, कुछ पॉइंट्स का ही है जो उतना मैटर नहीं करता। तो ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स में कुल मिलाकर फंड की मल्टी एसेट अप्रोच ने बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस पर, जिससे हमें फंड के रिटर्न्स कंसिस्टेंसी का पता लगता है, रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस। इसके लिए मैंने इस फंड के सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स को 7 इयर्स के साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। इसका मतलब है कि अगर आपने इस फंड में इसके लोन से लेकर अभी तक कभी भी 7 साल के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया होता तो आपके रिटर्न्स कैसे होते। यहाँ अगर डेटा देखें तो फंड के एवरेज रिटर्न 16.37% रहे हैं, जबकि कैटेगरी के हैं सिर्फ 9.30%। फिर बुल मार्केट में इस फंड के मैक्सिमम रिटर्न्स 24.44% तक गए हैं। यहाँ भी कैटेगरी के कंपैरिजन में अच्छे रिटर्न्स हैं। देन मिनिमम रिटर्न्स देखें तो वो पॉजिटिव हैं, 2.42%।
जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले फंड के एनालिसिस में बताया था कि एसडब्ल्यूपी के लिए हमेशा ध्यान रखना कि रोलिंग रिटर्न्स में फंड के मिनिमम रिटर्न्स हमेशा पॉजिटिव ही होने चाहिए। अब यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना ये पॉइंट अब, ठीक है। देखो, मैंने ना इस फंड के रिटर्न्स को 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के साइकिल में भी रोल करके देखा था, तो वहां ना इसके मिनिमम रिटर्न्स नेगेटिव आए थे। और अगर आपको किसी फंड में एसडब्ल्यूपी करनी है तो मैंने बोला है कि मिनिमम रिटर्न्स ना नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो अब इसका मतलब ये है कि आपको इस फंड में कम से कम 6 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना है ताकि आप इस फंड के रिस्क को बैलेंस कर सको। और इसलिए ही मैंने इस फंड को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा है, क्योंकि आप इस रिस्क को मैनेज कर सकते हो अगर टाइम पीरियड ज्यादा हो इन्वेस्ट करने के लिए। इन केस आपको कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो फिर आप कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड चूज कर सकते हो। अब वापस आते हैं अपने रोलिंग रिटर्न्स के एनालिसिस पर और रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा देखते हैं। देखो, इस फंड ने ना कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। 100% ऑफ द टाइम्स इसके रिटर्न्स पॉजिटिव ही रहे हैं। देन अराउंड 71.86% ऑफ द टाइम्स इसके रिटर्न्स 15% से ऊपर रहे हैं, जबकि कैटेगरी में इतने अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस सिर्फ 0.07% थे। कैटेगरी के रिटर्न्स ज्यादातर 12% से नीचे रहे हैं। तो ओवरऑल फंड अभी तक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। बस रूल एक ही है कि इन्वेस्ट फॉर एटलीस्ट 6 to 7 ईयर्स। अब एक बार इस फंड के एसआईपी रिटर्न्स और देख लेते हैं, क्योंकि एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करने से पहले रेगुलर इन्वेस्टिंग का ट्रैक रिकॉर्ड जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रहा एसआईपी रिटर्न्स का डेटा। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 21.34% का XIRR दिया है और लास्ट 2 ईयर्स में 17.33% का। बाकी टाइम पीरियड्स में भी 22 से 23% का XIRR रहा है। कुल मिलाकर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। अब फाइनली देखते हैं इस फंड की एसडब्ल्यूपी कैलकुलेशंस। मान लो आपने 1 जनवरी 2016 को इस फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और फिर नवंबर 2020 से हर महीने 10,000 रुपए एसडब्ल्यूपी के थ्रू विड्रॉ करते, तो अभी तक आप टोटल 6 लाख रुपए विड्रॉ कर लेते एंड स्टिल आपके पास 47,65,529 रुपए का कॉर्पस होता एंड ऑल ओवर आपको हर साल ऑन एन एवरेज 18.47% के रिटर्न्स मिलते। मतलब एक तरफ तो इस फंड में आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती और दूसरी तरफ ये फंड आपकी इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो करता। तो ऑल ओवर ये फंड एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है अगर आप में पेशेंस हो और आप लंबे टाइम तक इस फंड में इन्वेस्टेड रहो। अब आता है हमारी आज के इस वीडियो का थर्ड एंड लास्ट फंड जो मैंने मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए सिलेक्ट किया है। ये फंड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में आता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में अराउंड 65 to 80% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होती है और बाकी का अमाउंट डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस फंड का नाम है क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। शुरू करते हैं इस फंड का एनालिसिस और सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। ये फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। फंड का AUM करंटली 2128 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो 0.75% है, जो कैटेगरी एवरेज 0.83% के कंपैरिजन में कम है। फिर उसके बाद बेंचमार्क की बात करें तो ये फंड निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 65:35 इंडेक्स को फॉलो करता है, यानी कि बेंचमार्क में इक्विटी का 65% और डेट का 35% वेटेज है। इसके बाद फंड की एग्जिट लॉट पॉलिसी भी सिंपल है। अगर आप इन्वेस्ट करने के 15 दिन के अंदर अंदर फंड बेचोगे तो 1% एग्जिट लॉट लगेगा, उसके बाद कोई एग्जिट लॉट नहीं है। अब इस फंड के इन्वेस्टमेंट अप्रोच देखते हैं। ये फंड एक ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करता है जिसमें पोर्टफोलियो को अलग अलग मेजर इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक सेक्टर्स में स्प्रेड किया जाता है ताकि रिस्क एंड रिटर्न्स का एक परफेक्ट बैलेंस बन सके। फंड का मेन एम होता है कि इक्विटी के थ्रू अच्छे रिटर्न्स लाए जाएं और इक्विटी से जो वॉलेटिलिटी आती है उसको कंट्रोल करने के लिए हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाए। तो इस डेट पोर्शन से एक स्टेबल इनकम जनरेट होती है और रिटर्न्स वॉलेटिलिटी मिनिमाइज होती है। इस फंड की स्ट्रेटेजी का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रेगुलर बेसिस पर मार्केट, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, सेक्टर एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स को रिव्यू किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि पोर्टफोलियो मार्केट के मूड और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से टाइम टू टाइम एडजस्ट होता रहता है। फंड में स्टॉक सिलेक्शन के लिए अनकंस्ट्रेंड अप्रोच फॉलो की जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी डिटेल में समझाया था। तो कुल मिलाकर इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मार्केट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। अब इस फंड के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से फंड का 74.68% एलोकेशन इक्विटी में है, जिसमें 39.81% लार्ज कैप्स में एक्सपोजर है, 9.16% मिड कैप्स में और 4% स्मॉल कैप्स में है। देन 21.72% एक्सपोजर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में दिया गया है, जिससे मार्केट के गिरने पर पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलती है और बचा हुआ 3.6% एलोकेशन अदर एसेट्स में रखा गया है। स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो इस फंड में से 14 स्टॉक्स हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज अराउंड 58 है। तो क्लियरली फंड डाइवर्सिफिकेशन की बजाय फोकस्ड अप्रोच फॉलो कर रहा है
और सिर्फ कुछ अच्छे सिलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है जहां उसे पूरा कॉन्फिडेंस है। यही कारण है कि टॉप 5 एंड 10 स्टॉक्स में वेटेज थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। अब अगर मैं आपको टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट दिखाऊं तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पावर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एल&टी जैसी टॉप क्लास कंपनीज हैं। फिर इसके बाद सेक्टर एलोकेशन देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 24.24%। फिर उसके बाद पावर सेक्टर में है 17.24%। बाकी का एलोकेशन ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, एफएमसीजी एंड ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स में है। कुल मिलाकर सेक्टर एलोकेशन में भी थीमेटिक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच फॉलो की गई है। अब आते हैं फंड के रिटर्न्स एनालिसिस पर। शुरू करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स से। ट्रेलिंग रिटर्न्स का डेटा अगर देखें तो सिर्फ लास्ट 3 इयर्स का टाइम पीरियड छोड़कर बाकी सब में फंड ने अपनी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। सिंस इंसेप्शन फंड ने 16.95% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स सिर्फ 14% रहे हैं। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ्स में भी जब मार्केट में काफी गिरावट हुई थी तब भी इस फंड ने 6.38% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं और यहाँ भी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, ट्रेलिंग रिटर्न्स में फंड की परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। अब देखते हैं ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स। 2021 में इस फंड ने 44.59% के जबरदस्त रिटर्न्स दिए थे, जब मार्केट कोविड रिकवरी के बाद तेजी से ऊपर गई थी, जो कि कैटेगरी एवरेज 26.49% से काफी ज्यादा है। देन 2022 में भी इस फंड की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। कहां कैटेगरी एवरेज 2.74% और कहां फंड के रिटर्न्स 15.26%, 7 गुना ज्यादा रिटर्न्स। देन 2023 और 24 में रिटर्न्स थोड़े से कम रहे हैं कैटेगरी के कंपैरिजन में, लेकिन अभी 2025 में फिर से कैटेगरी को बीट किया है और कैटेगरी के कंपैरिजन में डबल रिटर्न्स दिए हैं 11.07% के, जबकि इस साल मार्केट वोलेटाइल रही है। अब देखते हैं रोलिंग रिटर्न्स, जिससे पिक्चर क्लियर हो जाती है कि एक्चुअल में फंड कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए मैंने इस फंड के सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स को 5 इयर्स की साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। अब डेटा देखें तो यहाँ पर फंड के एवरेज रिटर्न्स 18.34% रहे हैं, कैटेगरी के कंपैरिजन में डबल। देन मैक्सिमम रिटर्न्स है 31.82%, यहाँ भी कैटेगरी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है फंड। फिर मिनिमम रिटर्न्स भी पॉजिटिव हैं 0.75%, जबकि कैटेगरी के नेगेटिव हैं। कुल मिलाकर ये फंड बुल मार्केट और बियर मार्केट दोनों में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। फिर रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा देखें तो लॉन्ग टर्म में 100% ऑफ द टाइम्स इस फंड ने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं, जबकि कैटेगरी में ऐसा नहीं है। कैटेगरी एवरेज में 2.80% चांसेस हैं नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फंड हर मामले में और हर पैरामीटर में अपनी कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा लोन से लेकर अब तक 76.53% ऑफ द टाइम्स इस फंड के रिटर्न्स 15% से ऊपर रहे हैं, जबकि कैटेगरी में इतने चांसेस सिर्फ 11.41% ऑफ द टाइम्स हैं। कैटेगरी के रिटर्न्स ज्यादातर 10% के आसपास रहे हैं। अब एक बार इसके एसआईपी रिटर्न्स और देख लेते हैं। लास्ट 1 ईयर में जब मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी थी तब भी इस फंड ने 15.33% का एक्सआईआरआर दिया है। देन लास्ट 2 इयर्स में हल्के से रिटर्न्स कम रहे हैं, बट ऑल ओवर लॉन्ग टर्म के हिसाब से फंड के रिटर्न्स हमेशा डबल डिजिट में ही रहे हैं। पिछले 10 साल में 18.59% का एक्सआईआरआर रहा है। अब बचता है एक लास्ट पॉइंट इस फंड का, वो है एसडब्ल्यूपी कैलकुलेशंस। अगर आपने जनवरी 2016 में इस फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और फिर नवंबर 2020 से हर महीने 10,000 रुपए विड्रॉ करते तो टोटल 6 लाख रुपए आप अब तक विड्रॉ कर चुके होते और फिर भी आपकी इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू 37,18,000 रुपए होती विद एनुअलाइज्ड रिटर्न्स ऑफ 16.82%। मतलब आपको इस फंड में इनकम भी मिल रही है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया ग्रो हो रही है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने डिफरेंट रिस्क कैटेगरीज के हिसाब से एसडब्ल्यूपी के लिए 3 बेस्ट फंड्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा, एक बात और बताना कि क्या मैं एसडब्ल्यूपी के लिए एक और सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें वो सभी पॉइंट्स कवर करूं जिनको ध्यान में रखना चाहिए एसडब्ल्यूपी के लिए फंड सिलेक्ट करते टाइम। कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।